अस्सलाम वालेकुम, जोर का जोर में खुश आमदीद। एक नया दिन और एक नया शो एंड यस द सीरीज हैज़ एंडेड एंड शुक्र मना लें हम थोड़ा सा कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज़ जो है वो हम ड्रॉ करने में कामयाब हो गए, वरना हालात ऐसे कुछ भी नहीं थे कि हम शायद ड्रॉ भी कर पाते। गेम बन गया था, बस इनएक्सपीरियंस साइड थी क्योंकि न्यूजीलैंड तो उस वजह से वो उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सके, वरना शायद क्रॉस कर जाते। एंड देन यस गुड बॉलिंग बाय शाहीन शाह अफरीदी, वापस थोड़े से टच में दिखे अपने, 4 विकेटें उन्होंने भी हासिल की। आखिरी ओवर शुक्र मोहम्मद आमिर का भी अच्छा गया, वरना जिस तरह वो भी बॉलिंग करा रहे थे लग ऐसे रहा था कि उनकी बॉडी थक गई है। तो खैर पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के हवाले से तो बात होगी, साथ ही साथ कोचेस का ऐलान हो गया है, उसके हवाले से भी डिस्कशन हो गया। लॉट टू डिस्कस टुडे अगेन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा आपने कहा कि जैसे एक सुकून का सांस ज़रूर है पाकिस्तान के लिए कि हम सीरीज़ बराबर करने में कामयाब हुए हैं, लेकिन क्या हम इस सीरीज़ से वो हासिल कर सके हैं जिसका हमने इरादा ज़ाहिर किया था इस सीरीज़ के शुरू होने से पहले? जो हम टीम कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं या फिर हम वर्ल्ड कप को सामने देखते हुए बात कर रहे हैं, क्या उन चीज़ों को हम उस तरीके से यहाँ पर तजर्बा कर सके हैं, उस पर अपना काम कर सकें या नहीं कर सकें? ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पर आज के इस प्रोग्राम में बहस भी ज़रूर होगी, बातचीत भी होगी, और साथ ही साथ पाकिस्तान का जो कॉम्बिनेशन फास्ट बॉलिंग के एतबार से है और साथ साथ 8-8 बॉलर्स अगर कप्तान ने इस्तेमाल किए हैं तो ये किस चीज़ का इज़हार है, इस पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। बिल्कुल। सो यानी क्या हम वो अचीव कर सके, या फिर शायद ये पूछना सही होगा कि क्या क्या हमने पाया इस सीरीज से और कितनी कंफ्यूजन और क्रिएट कर दी। सारे सवालात का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी। अस्सलाम वालेकुम लाला एंड वेलकम टू द शो। जी सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। इमरान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग? बिल्कुल लाला, खैरियत से होना ही पड़ेगा, जबकि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड जो हम सीरीज का रिजल्ट देखना चाहते थे वो तो देखने को नहीं मिला, बट यस फॉर द प्राइड से ड्रॉ कर पाए हम इस साइड से। ये न्यूजीलैंड की साइड जिस पे हम ये सोच रहे थे कि 5 मैचेस हैं, इसमें हम अपनी फर्स्ट चॉइस 11 को सेटल करेंगे और फिर इंग्लैंड और आयरलैंड में तो सिर्फ फर्स्ट चॉइस को मोमेंटम देंगे। मगर लाला जिस तरह की परफॉर्मेंस रही टीम पाकिस्तान की, इट वाज एम्बैरेसिंग। सवेरा देखें, पहले तो न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट और न्यूजीलैंड की जो नया टैलेंट है उसकी तारीफ बनती है कि अगर ए बी सी टीम भी अगर भिजवाई है तो जिस तरीके से वो खेलें तो बड़ा क्रेडिट जाता है उनको, उनके क्रिकेट के सिस्टम को। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, सवेरा हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और वर्ल्ड कप में फिर वर्ल्ड की जो टॉप टीम्स होती हैं वो सारी आती हैं। तो वो टॉप टीम्स इसलिए होती हैं कि उनकी बैटिंग, बॉलिंग, उनकी फील्डिंग के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। और अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो ऑनेस्टली मेरे ख्याल में हमें सीधे अल्फाजों में बात करूं तो बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ेगी हमें, स्पेशली अगर हम इन पिचेस के ऊपर और इतने एक्सपीरियंस्ड बॉलर भी नहीं थे न्यूजीलैंड के, और हम ये कह रहे हैं कि हम 170 180 रन हमारे लिए ठीक है। तो मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ कि बड़ी नेगेटिव अप्रोच है हमारी बैटिंग को लेके, इसलिए कि आपको अब जो है वो 200 प्लस करनी पड़ते हैं रन। पिचेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं, तो हमें रन्स करने पड़ेंगे। बॉलिंग चले ठीक है, हमारे पास वेराइटीज हैं, हमारे पास शाहीन ने अच्छा ओवर किया, या अगर आप देखें मोहम्मद आमिर वगैरह, तो पिचेस अब बहुत ज्यादा मतलब बैट्समैनों के लिए इजी थी, बॉलर्स के लिए मुश्किल थी। लेकिन हमें वर्ल्ड कप में जाने के लिए हमें अपने माइंड सेट जो है ना वो 200 प्लस रखना पड़ेगा हर हाल में, इसलिए कि पिछे वहां पे बहुत ज्यादा फर्क है। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका वाली पिछे नहीं होंगी यहाँ वेस्ट अमेरिका या वेस्ट इंडीज के अंदर, हमें पता है कि किस तरह की पिछे होती हैं यहाँ पे। हमें हमारे बैट्समैनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ेगी, साथ में कि हमारे पास क्या 5वें 6ठे नंबर पे क्या ऐसा बैट्समैन है जो कि हमें 20 बॉलों पे 35 से 40 रन 45 रन करने वाला बैट्समैन है हमारे पास। क्योंकि आप T20 में अगर मैचेस जीतोगे, आप 5वें 6ठे नंबर वाले बैट्समैन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, वहां से आप ज्यादा मैचेस जीतोगे। तो फील्डिंग का एरिया भी अगर देखा जाए हमारा, तो हम कोई 100% नहीं है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसपे मेरे ख्याल में हमें वर्ल्ड कप में फिर कोई एक्सक्यूज नहीं होगा। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट आपने यहाँ कर ली है या आयरलैंड में भी कर लोगे, हम ओपनिंग में अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं,
हमारे साइम अयूब ने काफी मैचेस, मेरे ख्याल में 15 16 17 मैचेस उसने खेले और कोई एक 50 नजर नहीं आया, क्योंकि इतना टैलेंटेड प्लेयर है जिसे हम सब बैठ के टीवी पे सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हमारे ओपनर्स का रन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि हमें फखर जैसा या साइम जैसा जो बैट्समैन है उसके ऊपर से रन, ठीक है हम नहीं चाह रहे कि हर मैच में रन करे, लेकिन एटलीस्ट वो 5 मैचों में से 3 मैचों में उसके रन जरूरी हैं हमें ऊपर से, कि आप 15-20 बॉलों के अंदर आप 40-45 रन आपको ऊपर से भी करने। ठीक है सवेरा, बात यह है कि हमारा जो ओपनिंग स्टैंड है फिर भी वो आपको जो है वो 6 ओवर में 50-55 रन कर देता है, लेकिन जो 6 ओवर के बाद 7 ओवर से लेकर 13 ओवर है, क्या हमारे बैट्समैन इस काबिल हैं कि वो 8-9 रन बल्कि कहूंगा कि पर ओवर 9 रन लेके चल सकते हैं? तो ये वो सारी चीजें जो मैनेजमेंट को सोचनी पड़ेंगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शाहिद साहब, जैसे भी आपने काफ़ी सारी चीज़ें तफसील के साथ बयान की हैं, ये अगर हम गुज़िश्ता चंद माह में देखते हैं, वर्ल्ड कप से पहले और एशिया कप से पहले पाकिस्तान टीम के बारे में ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में बात होती थी। अब वक्त बहुत कम है पाकिस्तान के पास वर्ल्ड कप से पहले, तो आपके ख्याल में तजर्बात मज़ीद करने चाहिए, ये जो फोकस हो जाएं जो 3-4 साल से टीम खेलते हुए आ रही है उसमें एक आध तजर्बा करने या तब्दीली करने के बाद इसी के साथ आगे चले जाएं? देखिए अभी तो मेरे ख्याल में मैनेजमेंट को भी समझ नहीं आ रहा होगी चीजें कि किससे ओपन कराई जाए। अभी आयरलैंड है, अब आयरलैंड के खिलाफ भी अगर साइम अयूब के साथ जाते हैं तो साइम अयूब का रन करना भी तो बहुत जरूरी है ना जी। हम उसके टैलेंट की तो तारीफ करते हैं, लेकिन हमें तो ऊपर से बैट्समैन चाहिए जो रन करके दे, बाबर या रिजवान के साथ ओपन करे और वो रन करके दे। या तो फिर आपको फिर फखर के साथ ही जाना पड़ेगा। अगर साइम अयूब आपको आयरलैंड के खिलाफ भी परफॉर्म करके नहीं देता तो फिर तो बड़ी फिक्र की बात है। फिर तो चले शुक्र मैं अदा करूंगा कि हमारे पास फखर है कि फखर ओपन कर लेगा आपके लिए। तो आई मीन के जो एक्सपेरिमेंट थे वो ज्यादा से ज्यादा देखें 1-2 पोजीशंस पे ही हम प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं ना, हम ओपनर भी ढूंढ रहे हैं। बॉलिंग का इशू इतना नहीं नजर आ रहा मुझे, लेकिन बैटिंग में मुझे लग रहा है कि जैसे ओपन हो गया या नंबर 5 नंबर 6 हो गया, इन 2 पोजीशंस के लिए ही एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। आपने एक्सपेरिमेंट पहले सलमान अली आगा, किधर है सलमान अली आगा? मैं समझता हूँ कि वो बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, वो 4-5वें नंबर पे खेल सकता है आपके लिए। अगर इफ्तिखार या आजम खेलते हैं आपके साथ तो सलमान अली आगा को हमने इतना अरसा खिलाया, फिर आई डोंट नो कि वो किधर चला गया। एक यूटिलिटी क्रिकेटर मैं कहूंगा उसको T20 के अंदर, क्योंकि वो साथ में बॉलिंग भी करके देता है, फील्डर भी वो अच्छा है वो। तो आई मीन के आई डोंट नो कि इनके अपने क्या प्लान है मैनेजमेंट के। लाला थोड़ा सा ये पूरी सीरीज देखते हुए क्या रोल क्लैरिटी का फुकदान दिखा? प्लेयर्स को पता नहीं है कि प्लेयर्स का रोल एक्चुअली है क्या, क्योंकि कल के मैच में भी एक चीज़ ये देखी कि बाबर ने शुरुआत अच्छी की, स्ट्राइक रेट की डिबेट को फिर से किल करने की कोशिश की, एक अच्छे स्ट्राइक रेट की शुरुआत हुई, बट वंस बाबर ने फखर के साथ खेलना शुरू किया, फखर जमान जिसको अगर हम चौथे नंबर पे भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो एज एक्सेलरेटर ही इस्तेमाल करेंगे, एक्यूमुलेटर नहीं हो सकता, हमें एंकर नहीं चाहिए। बट फखर जमान एंकर का रोल प्ले करने लगे और उसकी वजह से बाबर भी स्लो होते चले गए। एक पॉइंट तक फखर जमान जो है वो 90 के स्ट्राइक रेट से खेलते रहे। हम ये तो नहीं हमारी रिक्वायरमेंट है फखर जमान से या इफ्तिखार से कि वो 80 और 90 के स्ट्राइक रेट से खेलें। हम तो उनको एज पिंच हिटर यूज करना चाहते हैं, एज पावर हिटर्स यूज करना चाहते हैं, एज एक्सेलरेटर्स यूज करना चाहते हैं, बट वो क्लैरिटी दिख नहीं रही दिमाग में लोगों के। बिल्कुल सवेरा, आपने बिल्कुल सही सवाल भी किया और उसमें आपने जवाब भी दे दिया। अब मेरे ख्याल में देखें बाबर जो है ना, ये बाबर ने जो इनिंग्स जिस तरीके से शुरू की है बहुत मजा आया मुझे देख के। पॉजिटिव रहा, बॉल मिली, उसने छक्का भी मारा है, सर्कल में खेला, पॉजिटिव खेला है। और इस तरह की बाबर की इनिंग पास्ट में 2-3 मुझे नजर आई हैं। तो इसका मतलब है कि बाबर जो है वो खुल के क्रिकेट खेल सकता है, सिर्फ सामने वाली बैट्समैन की जिम्मेदारी नहीं होगी कि वो बाउंड्रीज लगाए। तो बाबर केपेबल है, तो बाबर को भी अपना माइंडसेट अटैकिंग ही रखना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में ये जितने भी हमारे बड़े नाम है, चाहे वो शाहीन है, रिजवान है, फखर है, बाबर है, ये काफी अरसा हो गया इनको क्रिकेट खेलते हुए। इनको हमने क्या मोटिवेट करना है, इतना एक्सपीरियंस इनके पीछे हो गया। तो इन सारे सीनियर्स को ही अपने सारे यंग लड़कों को लेके चलना पड़ेगा। सीनियर्स परफॉर्म करेंगे तो यंगस्टर्स खुद ब खुद परफॉर्म करना शुरू कर देगा। अच्छा थैंक यू शाहिद भाई, ये जो उस्मान खान वाला एक तजुर्बा हुआ जिनको PSL की खालिस्तान PSL की कारकर्दगी पर इस सीरीज़ में मौका मिला, उनके हवाले से ये भी बात ज़रूर हो रही है कि शायद इंटरनेशनल क्रिकेट का तजुर्बा उतना नहीं है जिस वजह से वो उतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। आपको क्या फ़र्क लगा है और आपके ख्याल में उनको अभी मज़ीद फिर मौके मिलने चाहिए आगे भी?
देखिए, अगर आपने किसी को मौका दिया है तो फिर तो घर तक छोड़ के आना चाहिए, पूरा चांस देना चाहिए। और अच्छा है कि उस्मान को चांस दिया है। नजर आ रही है उसके अंदर कुछ आज शॉट्स वगैरह, मतलब वो लड़का है पॉजिटिव ही खेलता है, लेकिन असल चीज ये है कि इनका परफॉर्म करना जरूरी है ना। अगर ये रन नहीं करेंगे, क्योंकि ये जेन्युइन बैट्समैन है, और बैट्समैन का तो काम है स्कोर बोर्ड लगाना और इतना स्कोर करना कि बॉलर्स जो हैं वो आके वो अंडर प्रेशर ना हो, वो बॉलर्स आके अपनी बॉलिंग भी इंजॉय करें। तो ये जो आपके उस्मान है, आई मीन कि देखें, अब हमने चांस दिया है और हम बात वही करते हैं कि थोड़ा सा हम जल्दी क्यों करते हैं। हमने पहले भी बैट्समैन जो हैं जिन्हें खिलाया है उनको तो चांस दें ना। ये प्लेयर जो हैं इनको एटलीस्ट थोड़ा सा डोमेस्टिक में जाने दें, डोमेस्टिक में खेल। हम सिर्फ T20 और ग्लोबल जो आप खेल रहे हैं लीग्स वगैरह, उनकी परफॉर्मेंसेस के ऊपर हमने चांस दिया है ना इनको। लेकिन तरीका जो है वो बनता यही है कि किसी को भी अगर आप कमबैक करा रहे हैं, एटलीस्ट उसको ये पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक सीजन खेला है उसने, 4 डे क्रिकेट, 1 डे T20 खेला है, उसके अंदर परफॉर्म किया है, और उसके बाद जब वो प्लेयर आएगा तो वो कॉन्फिडेंस के साथ ही आएगा, वो प्रेशर में नहीं आएगा। उसके पीछे रन्स होंगे तो वो परफॉर्म करेगा। बिल्कुल। और मगर ये कि जो हम इन 5 मैचेस से हम चाह रहे थे लाला कि हमारे सामने एक स्क्वाड आ जाए, एक 11 आ जाए जो हमें पता चल जाए। मतलब अभी मोहम्मद रिजवान इंजर्ड हैं, मोहम्मद रिजवान वापस आते हैं, आजम खान इंजर्ड हैं, क्या वो वापस आएंगे, स्क्वाड का हिस्सा बनेंगे? वो आएंगे तो फिर उस्मान खान की जगह कहाँ बनेगी? क्योंकि उस्मान खान तो अपनी सारी कश्तियां जला के वापस पाकिस्तान आ गए। तो ये वाली कंफ्यूजन तो मुझे लगता है अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुई है। ये रहेगी सवेरा, ये बिल्कुल रहेगी, क्योंकि जब तक कोई कंसिस्टेंट परफॉर्मर नहीं होगा, जैसे बाबर आजम है कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, रिजवान कंसिस्टेंट परफॉर्मर है, तो ये और सिर्फ बाबर और रिजवान के इर्द गिर्द तो पाकिस्तान टीम नहीं है ना। पाकिस्तान टीम तो 11 लड़के उतरते हैं और 11 के 11 की परफॉर्मेंसेज होंगी तो पाकिस्तान टीम जीतेगा ना। अगर इसलिए कि क्योंकि हमारे टीम में इस वक्त मैच विनर्स, मैं समझता हूँ कि फखर के अलावा मैच विनर मुझे नजर नहीं आता बैटिंग में। फखर एक ऐसा बैट्समैन है, या इफ्तिखार को भी हमने नो डाउट बहुत चांसेस दिए हैं, और अभी तक फखर ने हमें, इफ्तिखार की तरफ से हमें ये कॉन्फिडेंस नहीं मिला कि वो जाएगा और मैच जितवा के आएगा। तो और इफ्तिखार का जो नंबर है वो उस नंबर पे उसने मैच जितवाने हैं, हमें उस नंबर पे एक ऐसा प्लेयर इफ्तिखार को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, या आजम खान जो भी खेलते हैं कि उनको मैच जितवाना पड़ेगा। तो वो नंबर जो हैं वो हमारे अभी तक जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे कि जिस तरीके से उन्हें मैच जितवाने चाहिए। तो वो फिक्र की बात तो जी है, और आई डोंट नो कि मैनेजमेंट इस हवाले से क्या सोच रहा है, हम तो बैठ के बात कर लेंगे। मैनेजमेंट में तो तब्दीलियां हो रही है लाला, उस तब्दीलियों के हवाले से भी बात करेंगे। जो तब्दीलियों का ऐलान हो गया है, कोचेस चेंज हो गए हैं, जो कोचेस जिनकी बातें हो रही थी आने की, वो उसके हवाले से तो डिटेल में बात करेंगे। बट बैटिंग के बाद एक और जो सिलसिला जो हमें देखने को मिलता है, हम पास्ट में भी ये बात करते रहे कि यूटिलाइजेशन ऑफ द प्लेयर्स प्रॉपर नहीं होगी तो प्लेयर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे सकता आपको। कैप्टनसी, बाबर आजम के डिसीजंस ऑन द फील्ड, कल भी यही हुआ। पहली बार T20 इंटरनेशनल में पाकिस्तान ने 8 बॉलर्स का इस्तेमाल किया, और उन 8 बॉलर्स में भी पूरी दुनिया जानती है कि इमाद वसीम जो हैं वो पावर प्ले के वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर हैं, मगर इमाद वसीम को हमने पावर प्ले में यूटिलाइज ही नहीं किया। अगर हम अब प्लेयर्स को उस पोटेंशियल पे खिलाएंगे नहीं, जिस पोटेंशियल की, जिस परफॉर्मेंस की वजह से वो सेलेक्ट होकर वापस आए हैं टीम में, सो व्हाट्स द पॉइंट? बिल्कुल ठीक है। देखिए, आपके पास ना, बाबर के पास बॉलिंग के अंदर ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। मेरे ख्याल में उनको सही टाइम पे यूटिलाइज करना असल चीज वो है। और बाबर को जिस तरह पहले भी इस बात को हम कहते आए हैं कि बाबर के डिसीजंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, और डिसीजंस के लिए उन जो मैनेजमेंट है उनका भी रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बाबर के साथ उस चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। जो सीनियर मैनेजमेंट आ रही है, जो कोचेस चेंज हुए हैं, सारे एक्सपीरियंस कोचेस हैं, तो उन्होंने मेरे ख्याल में बाबर की कप्तानी देखी भी होगी, और उनको एक होमवर्क करना पड़ेगा। बाबर अकेला मेरा नहीं ख्याल कि बाबर को सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली बॉलिंग में, कि किस वक्त किस बॉलर्स के साथ
जाना चाहिए। तो एक प्लान के साथ जो है ना वो बाबर के साथ काम करना पड़ेगा। लाला, आपने जो है वो पिछले शो में एक सजेशन दिया था मोहसिन नकवी साहब को, उस सजेशन पे उन्होंने जो है वो अप्लाई कर दिया है, वो सजेशन वो मान लिया सजेशन, बिकॉज जो था ना कि लॉबीज ना बने टीम में, जो है वो बंटवारा ना हो कैप्टनसी की वजह से। सो बाबर आजम को चैंपियंस ट्रॉफी 2025 तक का कप्तान अनाउंस कर, ब्रेक का ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी कॉन्वर्जेशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ इन कॉन्वर्जेशन विद शाहिद खान आफरीदी। और बात हमारी ऑब्वियसली जो कल सीरीज कंक्लूड हुई है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही है। एंड फर्दर ऑन जाहिर सी बात है क्या डिसीजंस लिए जाएंगे। वर्ल्ड T20 द मार्की इवेंट ऑफ दिस ईयर, उसका सबको इंतज़ार है। स्क्वाड्स भी जो हैं अभी इनिशियल फेज के जो स्क्वाड्स अनाउंस होने हैं वो भी कुछ दिन रह गए हैं, और स्क्वाड्स का ऐलान होना है जो आपने आईसीसी को स्क्वाड्स देने हैं, पहली डेट जो है वो करीब ही है। सो उसके हवाले से हमारी डिस्कशन हो रही है। लाला, मूविंग ऑन फर्दर, ब्रेक पे जाने से पहले मैं वो बात करती भी गई थी कि आपने एक सजेशन दिया था मोहसिन नकवी साहब को, द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, कि एक दफ़ा अनाउंस कर दें कि कैप्टन कितने टेन्योर का है, कि ये जो सारी एक कैप्टनसी की गुत्था गुत्थी चली हुई है टीम के अंदर वो ख़त्म हो जाए। सवेरा, मेरे ख्याल में ये डिसीजन बहुत अच्छा है और बहुत पहले ले लेना चाहिए, और जब भी किसी को कप्तान बनाए उससे प्लीज उसको अनाउंस कर दिया करें कि कितने अरसे की उसको कप्तानी दे रहे हैं, ताकि पता हो कप्तान भी अपना प्रॉपर काम कर सके, अपनी टीम बना सके। और ये अच्छा डिसीजन लिया है, ऐसे गुड डिसीजन। और जो असल मसला है कप्तानी की जो लड़ियाँ और जो प्लेयर्स के जहन में चीजें आना शुरू हो जाती है कप्तानी को लेके, तो मेरे ख्याल में ये चेंज होना चाहिए। ठीक है शाहिद भाई, ये साथ ही साथ नए कोचिंग स्टाफ भी आया है, ग्लेस्पी को और उनके साथ गैरी क्रेस्टन, दो मुख्तलिफ मुल्कों के दो मुख्तलिफ कोचेज़ हैं, दो मुख्तलिफ फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम की कोचिंग करेंगे। अजहर महमूद इनके साथ असिस्टेंट कोच की हैसियत से हैं दोनों के साथ। तो आपके ख्याल में ये भी आगे बढ़ने का एक तरीका है और इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को फ़ायदा हो सकता है, टीम को भी? बिल्कुल हो सकता है। और कोचेस का अपना जो मैनेजमेंट है, जो हाई मैनेजमेंट है, उनको कोचेस के प्लान्स को भी सामने रखना चाहिए कि वो किस प्लान के साथ पाकिस्तान टीम को लेके चल रहे हैं। और प्लीज, क्योंकि देखें ऊपर पाकिस्तान टीम तो इशू नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो नीचे हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको, उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई एक सिस्टम बनाएं और इन्हीं कोचेस को अंडर लें, इन्हीं का माइंडसेट, इन्हीं के माइंडसेट को नीचे लेके जाएं डोमेस्टिक क्रिकेट में। क्योंकि आपको जो असल माइंडसेट चेंज करना है वो नीचे के क्रिकेटर्स का चेंज करना है कि उन्होंने किस लेवल की क्रिकेट खेलनी है। अगर वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स बनना है उन्होंने, या पाकिस्तान के लिए खेलना है, तो क्या उनकी फिटनेस होनी चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्हीं गोरों के अंदर ही हमारे कोचेस, अच्छी बात है अजहर महमूद को इन्होंने असिस्टेंट कोच लिया है तो ये अच्छी बात है। लोग हमारे ही काम करें लेकिन बिठाएं ऊपर गोरों को और उनके सिस्टम को समझने की कोशिश करें, उनके माइंड सेट को समझें, एंड देन उसके थ्रू आप काम कर सकते हैं। हम डोमेस्टिक क्रिकेट से शुरू कर सकते हैं चीजों को। बिल्कुल। और लाला, जब हम बात कर रहे हैं अब टीम स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए, हम टीम स्टेबिलिटी की तो बात कर रहे हैं कि अब एक टीम का शेप हमारे सामने होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वर्ल्ड कप पे बिल्कुल 11th आवर पे हो। क्या उसके साथ साथ जो कोचिंग स्टाफ है, जो टीम मैनेजमेंट है, उनका भी एक सॉलिडिफाई, एक आपका स्ट्रक्चर सामने हो, 19-20 ना हो कि नहीं जी ये आएंगे या वो जाएंगे, या मतलब हर शोबे में? सवेरा, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, ठीक है ना। और ये मैनेजमेंट, प्रोफेशनल लोग देखें, प्रोफेशनल लोगों को रखें, टेक्निकल लोगों को रखें। अब जो स्पोर्ट्स मेडिसिन को समझता है ऐसे लोगों को रखें, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करें। देखिए, पैसा जमा करने से पैसा नहीं बनता, पैसा इन्वेस्ट करने से पैसा बनता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट हैं, ये लोग हैं, ये प्लेयर हैं। इंजरीज हो जाती हैं, पता नहीं चलता कितना अरसा। वो अरशद इकबाल है, वो एहसान उल्लाह है, बीच में एक दो और प्लेयर थे जिनका अभी तक कमबैक नहीं हुआ इंजरीज की वजह से। तो क्या वजह है? क्योंकि आपके पास इस तरह के डॉक्टर्स हैं नहीं, प्रोफेशनल्स हैं नहीं जो उनको जल्दी रिकवर कर रही है। प्लेयर्स के करियर की बात होती है, तो जो भी हो प्रोफेशनल तरीके से आप पैसा इन्वेस्ट करें, इन्हीं पे पैसा लगाएं, यही पैसा बना के देंगे जी आपको। बट जो स्टेबिलिटी ऑफ कोचेस की मैं बात करी थी लाला, मैं इसलिए ये बात करना चाह रही थी बिकॉज सोर्सेज अभी ये क्लेम करती हैं कि कुछ इस तरह के इम्कानात हैं कि आयरलैंड और इंग्लैंड जब पाकिस्तान की टीम ट्रैवल करेगी तो पाकिस्तान की टीम के इम्कानात ऐसे हैं कि वो स्पिन बॉलिंग कोच को साथ नहीं लेकर जा रहे। यानी सईद अजमल
वुड नॉट बी ट्रैवलिंग विद द टीम के आयरलैंड और इंग्लैंड में स्पिन बॉलिंग कोच की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसलिए लेकर नहीं जा रहे, इम्कानात कुछ इस तरह के हैं। आपको लगता है दिस इज द राइट अप्रोच टू गो फर्दर? देखिए, आपके पास स्पिनर्स जो है ना वो टीम की स्ट्रेंथ होती है, और हमारे पास और जहाँ पे जाएंगे हम, वर्ल्ड कप हमने खेलना है, वहाँ पे स्पिनर्स मेरे ख्याल में आपके पास कितने तीन स्पिनर्स हैं, जिनमें 2 लेग स्पिनर और एक अबरार हो गया, इफ्तिखार हो गया, तो आपके पास साइम अयूब, ये आपके 5-6 तो स्पिनर्स हैं, तो स्पिनिंग कोच तो आपको चाहिए। और फास्ट बॉलिंग में आपके पास क्योंकि अजहर महमूद आपके पास है वहाँ पे, अजहर महमूद का काफी एक्सपीरियंस्ड है और प्लेयर्स उसके साथ कंफर्टेबल भी फील करते हैं काम करते हुए, हर चीज शेयर करते हैं उसके साथ, काफी उसने लीग क्रिकेट वगैरह में कोचिंग की हुई है, तो मेरे ख्याल में आई मीन के स्पिनिंग कोचेस जो हैं वो जरूरत है टीम की। बिल्कुल, कल का जो ब्रेक थ्रू था वो आया स्पिनर्स की तरफ से। उसामा मीर ने जो शुरुआत की और जिस तरह वो ओवर किया था वहां से उन्होंने वो मैच में पाकिस्तान को वापस लेकर आए। उसामा की बात हो रही है, शायद सिर्फ साथ ही साथ शादाब खान, इस सीरीज़ में उनका तजर्बा हुआ है, एक तो उनको बैटिंग ऑर्डर में उनको प्रमोट करना और बॉलिंग ज़रा कम करवाना, तो आपकी इस हवाले से क्या राय है कि क्या वो एक बैट्समैन की हैसियत से उन पर एतमाद किया जा सकता है और ये एक बेहतर सोच है कि उनको बॉलिंग अगर कम करवा दी जाए और बैटिंग की तरफ उनका ध्यान लगा दिया जाए? उसकी बॉलिंग बहुत ज्यादा, वो बॉलिंग से आपके लिए मैच जितवा सकता है, मेरा नहीं ख्याल के बैटिंग से हाँ रन्स कर जाएगा, लेकिन एज अ मैच विनर की शक्ल में मुझे नहीं नजर आता, सॉरी टू से। लेकिन वो शादाब जो है वो जब भी मैच जितवाएगा वो अपनी बॉलिंग से जितवाएगा। शादाब के साथ मुश्ताक अहमद उधर है, मुशी भाई है, कोई और स्पिनर सकलैन मुश्ताक वगैरह, इनको चाहिए कि उसके साथ काम करें। वो उनको और ज्यादा बड़ी गलतियां नहीं कर रहा, सिर्फ वो जो बैक है वो उसकी बैक इस्तेमाल यूज नहीं कर रहा अपनी पूरी तरह, जो लेग स्पिनर की बैक यूज होगी तो उसको ड्रिफ्ट भी मिलेगा और अच्छी। मैं फ्लाइट में आ जाऊं, सॉरी। बिल्कुल जी, साथ ही साथ आप जो है वो देख रहे हैं कि लाला इज रेडी टू टेक अ फ्लाइट एंड यस ही इज फ्लाइट राइट नाउ। और जो है बिल्कुल मतलब हम जहां बात करते हैं कि स्पिनर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है और व्हाई नॉट स्पिन बॉलिंग कोच, मतलब हर दफा हमारी टीम इंडिया गई तो स्पिन बॉलिंग कोच नहीं साथ लेकर गए क्योंकि स्पिन बॉलिंग कोच की ज़रूरत नहीं लग रही थी। और मिकी आर्थर का ऑन रिकॉर्ड ये वो है क्लेम है कि नहीं जी वो संभाल लेंगे स्पिन बॉलिंग, तो कोई भी संभाल लेगा। देखिए इसका ये उस वक्त भी बात हुई थी सवेरा, और ये बिल्कुल एक गैर मुनासिब या नामुनासिब सी सोच इसलिए भी लगती है कि आपके पास अगर फ़र्ज़ कर लें आप साइम के साथ भी जाते हैं, इफ्तिखार के साथ जाते हैं, इमाद के साथ जाते हैं, शादाब के साथ जाते हैं, अबरार के साथ जाते हैं, तो ये सारे के सारे आपके स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। आप उनको भले पार्ट टाइम इस्तेमाल करें या फिर आपको कुल वक्त ही उनको इस्तेमाल करें, तो इन सबको भी तो किसी के साथ बातचीत करने की और उनके भी लिए कोई ना कोई स्पेशलिस्ट काम करने की ज़रूरत है ना। अगर आपके पास बैटिंग कोच है, अगर आपके पास फास्ट बॉलिंग कोच है, तो फिर आप स्पिन बॉलिंग कोच को क्यों नहीं लेकर जाना चाहते हैं? तो फिर स्पिनर्स को अगर कोई मसला है, जैसे अभी शायद भी बता रहे हैं कि शादाब खान की बैक नहीं लग रही है, तो कोई फास्ट बॉलर तो उसको नहीं बता पाएगा ना कि उसकी बैक कैसे, वो अपनी बैक को ज्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है या कैसे उस तरफ जा सकता है। बिल्कुल। और लाला अब इन फाइनल, बिकॉज आप बिल्कुल जो है अब प्लेन में मौजूद है थोड़ी देर में टेक ऑफ करते हुए, तो ऑब्वियसली वी कांट टॉक टू यू फर्दर। पूरी इस सीरीज से अगर मैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज हुई है, आपको लगता है कि हमने कुछ हासिल किया या हमने क्या ज्यादा कंफ्यूज कर दिया सिनेरियो को और सिचुएशन को, और क्या अब करना चाहिए हमें आगे? दे जस्ट 2 सीरीज, आयरलैंड और इंग्लैंड, और फिर वर्ल्ड T20 का सफर शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में सिचुएशन थोड़ा कंफ्यूजन है, और मेरे ख्याल में बस आप आयरलैंड एंड देन फिर इंग्लैंड, आयरलैंड भी वही टीम लेके जाएं, लड़के परफॉर्म करें, इंग्लैंड भी वही टीम लेके जाएं एंड देन वर्ल्ड कप की तैयारी करें। बट दैट्स इट, नो मोर एक्सपेरिमेंट्स। जिन्हें हमने जिनको चांस देना था, देखना था, दे दिया है। 1-2 प्लेयर्स आपको चाहिए, और मेरे ख्याल में जिस तरीके से मैंने अजहर महमूद को सुना है या बाबर को सुना है बीच में थोड़ा सा कि उन्हें एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे थे, हो गए, अब नो मोर। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एक्सपेरिमेंट्स की जरूरत है। आयरलैंड की आप वही टीम लेके जाएं जिसने वर्ल्ड कप में जाना है, दे कॉन्फिडेंस उनको। अगर कहीं किसी एरिया में लग रहा है कि हम वीक है तो उसके पीछे जो है कोई एक प्लेयर आप अपने साथ एक्स्ट्रा लेके जाएं। उन 15 के अंदर बाकी स्क्वाड को छेड़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लाला, आपके बैकग्राउंड में क्योंकि मुझे 2009 के जो हैं वो प्लेयर्स सारे दिख रहे हैं, क्या एक ऐसी खास बात थी, क्या एक ऐसा खास स्पार्क था उस 2009 में
जिसने वर्ल्ड T20 अपने नाम किया था? व्हाट वाज दैट स्पेशल स्पार्क? ये स्पार्क दिखा रहे हैं आप हमें? ये हमारा कप्तान है यूनुस खाना 2000। आप लोगों को सबको मेरा सलाम। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। सो लाला, क्या ऐसा एक खास स्पार्क था 2009 की टीम में जो वर्ल्ड T20 हम अपने घर ले आए थे, और क्या वो स्पार्क ये टीम ला सकती है? आपको लगता है कैपेबिलिटी है? सवेरा लीडरशिप का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो मैनेजमेंट के सीनियर्स हो या कप्तान टीम हो, क्योंकि कप्तान नहीं ग्राउंड में प्लेयर्स को लड़ाना होता है। और जो 2009 की बात कर रहे थे, यूनुस खान का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था। यूनुस खान की जो सबसे अच्छी चीज थी, वो अपने साथ सीनियर प्लेयर्स को लेके चला है, उससे मशवरे करता था, और एंड देन उस चीज को वो ग्राउंड में करता था। तो जब आप कप्तान जब प्लेयर्स को रिस्पेक्ट देता है, तो प्लेयर्स जो है उसी तरीके का रिस्पॉन्स लाजमी देते हैं, और आपस में जो ट्रस्ट लेवल है वो हमारा बहुत हाई था। हमारा एक मकसद था, जीत का मकसद था, और सिर्फ जीत। नो, ऐसी बात नहीं कि ड्रेसिंग रूम के अंदर कुछ होते नहीं था, बहुत नाराजगियां हुई है उस स्कोर के ऊपर, लेकिन जब ग्राउंड में उतरे हैं तो उसमें साथ हर चीज को साइड पे रखे, और फिर सिर्फ पाकिस्तान होता था, उसके लिए करना होता था इंडिविजुअल परफॉर्मेंस और एज अ टीम। हमारे पास सिर्फ जो एक चीज होती थी पाकिस्तानी कौम को उस टाइम पे खुश करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ जीत होती थी। और उसके साथ जज्बे के साथ हम ग्राउंड में उतरते थे और परफॉर्म करते थे। हमने भी कोई अच्छा स्टार्ट नहीं किया था वर्ल्ड कप में, लेकिन हमारी यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बाउंडिंग स्ट्रॉन्ग, इतना ट्रस्ट लेवल हमारा एक दूसरे पे जबरदस्त था कि हमें बिलीव था कि अगर यूनुस बैटिंग करने जा रहा है या मिसबा बैटिंग करने जा रहा है तो वो परफॉर्म करके बाहर निकलेगा। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ यूनुस खान ने नहीं ली थी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक प्लेयर ने ली थी। लाला, फिर एक मुश्किल सवाल आपसे। आफ्टर दिस कैप्टन्स म्यूजिकल चेयर दैट हैपेंड इन द रीसेंट पास्ट, आपको लगता है ये यूनिटी हमारी टीम में क्रिएट हो सकती है फिर से? क्रिकेट बोर्ड की गलती है जी, क्रिकेट बोर्ड की गलती है। बताना भी चाहिए कि क्यों हटाया गया, और लाना भी चाहिए कि क्यों लाया गया है। तो प्लेयर जो मैसेज है ना, वो बोर्ड की तरफ से जाना चाहिए प्लेयर को, कप्तान को, जिसको भी लीडरशिप देनी हो। जैसे बाबर कप्तान ही बहुत अच्छा है कि 2025 जो चैंपियंस ट्रॉफी है वहां तक अनाउंस कर दिया, बहुत अच्छा किया है इन्होंने। और मेरे ख्याल में बाबर ने भी 3.5-4 साल जो है वो कंटिन्यू कप्तानी की है। तो मेरे ख्याल में बाबर को भी अब हम हमारी एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ती है बाबर से, कि जितना बड़ा वो प्लेयर है उतना ही अच्छा वो कप्तान की शक्ल में भी नजर आना चाहिए। बिल्कुल। शायद भाई, ये जो कप्तानी वाला मामला है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कप्तान पर भी उतना ज़्यादा आ जाता है जब आप इस किस्म की सूरत हाल में हो? आपको हटाया गया, लगा दिया गया, फिर आप अपनी तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पाए, भारत के खिलाफ आप वर्ल्ड कप में हारे, उससे पहले एशिया कप में हारे, और चंद माह में, मतलब एक साल के अंदर अंदर तीसरा बड़ा इवेंट खेल रहे हैं। तो कप्तान इस दबाव में आ सकता है, आता है? देखिए, कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आ जाती है। जैसे इंडिविजुअल प्लेयर्स अपने नाम के लिए और अपने उसके लिए खेलते हैं, तो इसी तरह कप्तान की रेपुटेशन आ जाती है। तो बाबर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, बाबर जो है वो प्रेशर से निकलना उसको आता है। अगर कहीं बैड टच आया उसके ऊपर, तो देन वो अपने आप को दोबारा, अपने फॉर्म को दोबारा लेके आ सकता है। तो मेरे ख्याल में कप्तान की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, और कोई मुश्किल काम नहीं है कप्तानी करना। आप अपने साथ सीनियर्स को लेके चले, उसके साथ मशवरा करें, क्या पता किसी प्लेयर से आपको एक अच्छा मशवरा मिल जाए। तो आई मीन के जो भी आपके 4-5 जो सीनियर प्लेयर्स हैं लेके चले, आप उनको इजी है कप्तानी करना, इजी हो जाए। जब आप सबको साथ लेके चलते हो और ऐसे यूनिट चलते हो, तो सवेरा चीजें गोल्स, आपके जो गोल्स होते हैं वो अचीव करना इजी हो जाते हैं। बिल्कुल जी, 1 गोल 1 यूनिट एंड 1 डेस्टिनेशन जब होती है तो आसानियां बढ़ जाती हैं। लाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। फ्लाई सेफ, और सेफ्टी से जहां भी जा रहे हैं वहां पहुंचिए। आई होप जो टीम पाकिस्तान है वो भी एक सेफ फ्लाइट ले वर्ल्ड T20 की, और सेफ फ्लाइट की तरह जो है वो एग्जिट भी जो है वो सेफ फ्लाइट हो विद दैट ट्रॉफी, जो कि इस वक्त कल आपको शोएब अख्तर घूमते हुए दिख रहे थे उस ट्रॉफी के साथ। इट हैज़ बीन 21 ईयर्स कि शोएब अख्तर का रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं पाया। हाफिज, इट इज़ अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड राइटली सेट कि उनको जो है जिस तरह एम्बेसडर बना के उनको वो ट्रॉफी दी गई। कोई शक नहीं, और आज भी वो दुनिया भर के तमाम गेंदबाजों के लिए ना एक इंस्पिरेशन है। कोई भी 150 या उससे कुछ ज़्यादा जाता है ना,
तो सबसे पहले नाम शोएब अख्तर का लिया जाता है कि उसको उनकी जो तेज़ तरीन गेंदबाजी है उस तक पहुंचना है। अभी आईपीएल में बात कर लें, वहाँ पर शॉन टेट जब किया करते थे या शैन बॉन्ड जब बॉलिंग किया करते थे, या उसके बाद भी जितने भी फास्ट बॉलर्स दुनिया में आए हैं, आज तक उनके लिए एक जो मायार है, जो पैमाना है तेज़ तरीन गेंदबाजी का, वो शोएब अख्तर ही हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने इंस्पायर किया है पूरी दुनिया में उन तमाम फास्ट बॉलर्स को जो फास्ट बॉलर्स बनना चाहते हैं या बहुत तेज़ गेंदबाजी करना चाहते हैं, आज भी उनके लिए एक तहरीक ज़रूर है शोएब अख्तर, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। और मैं हाफिज़ ये सोचती हूँ कि शोएब अख्तर जिस ज़माने में थे, उस ज़माने में हमें इतने हेवी इक्विपमेंट्स नहीं दिखते थे, फिटनेस के लिए इतनी ज़्यादा रिजीम्स नहीं दिखती थी, इतने न्यूट्रिशनिस्ट का इनपुट नहीं दिखता था। मतलब अगर शोएब अख्तर उस पूरे फिटनेस रिजीम और उन सारी चीज़ों के साथ, उन अच्छे घुटनों के साथ, जिसके वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि मेरे गोडे तो कभी सही नहीं थे, तो उसके साथ अगर इस टाइम फ्रेम में होते तो फिर तो वो तो क्या, मतलब क्या होते वो फिर। मतलब आप देखें कि किस वक्त में, जैसे आपने कहा कि उस वक्त इतनी ज़्यादा फिटनेस के ऊपर लोग तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन उसके बावजूद जितनी ट्रेनिंग वो किया करते थे, आज हो सकता है, मतलब ये हो सकता है कि लोगों को थोड़ा बुरा भी लग जाए, लेकिन शायद सारी टीम मिलकर उतनी जिम ट्रेनिंग ना करती हो जितना वजन वो अकेले उठाया करते, जितनी ट्रेनिंग वो अकेले किया करते थे। तो ये बहरहाल ये भी एक उनके पैटर्न है। जब उनके वर्क एथिक्स को देखते हैं, उनके काम करने के अंदाज को देखते हैं, किस तरीके से उन्होंने उस मंजिल तक पहुँचे हैं, उसके लिए बड़ी शदीद और सख्त मेहनत की है। और यही एक वो सबक है जो पाकिस्तान और दुनिया भर के फास्ट बॉलर्स के लिए है कि अगर आप करना चाहते हैं तो ये एक आपके सामने मिसाल और नमूना मौजूद है। अगर आप इनके नक्शे कदम पर चलेंगे तो आप कहीं ना कहीं उस जगह तक तो ज़रूर जा सकते हैं। वो साथ साथ जब फास्ट बॉलिंग की बात करते हैं तो कल शाहीन आफरीदी ने फिर एक मरतबा पहले ओवर में विकेट लिया और वो इस तरीके से मेरा ख्याल पहले रिकॉर्ड उन्होंने क्रिएट कर दिया कि जो है मोस्ट विकेट्स इन द फर्स्ट ओवर इन T20s। तो यस 50 मेरा ख्याल पहले। तो ये देखें ना, ये भी अपने तरीके से ये भी एक नई चीज़ है। मतलब पेस को एक तरफ अगर आप रखते हैं, जब शोएब अख्तर की बात कर रहे हैं तो उनकी 160 या उससे ज़्यादा 150 मुसलसल गेंदें उस रफ्तार के साथ किया करते हैं। तो शाहीन भी इस लिहाज से ज़रा मुनफरिद हैं कि मतलब उनकी पहचान ही है कि पहले ओवर में विकेट, ये भी उसी तरीके से पहले ओवर में जब विकेट नहीं लेते तो वो खुद अपने आप से इतना डिसअपॉइंटेड होते हैं कि उसके बाद आपको शाहीन दिखते नहीं है। कल शाहीन शाह अफरीदी के पास एक और चांस था फॉर अ फाइफर इन T20 इंटरनेशनल विच ही कुड नॉट अचीव। अमेजिंग फैक्ट दैट शाहीन शाह अफरीदी हैज नॉट अचीव्ड a fifer in T20 international। चार पे जाके शायद उनको पल्पिटेशन शुरू हो जाती। बट अनदर अमेजिंग फैक्ट इज दैट कि हम कहते हैं बाबर आजम का स्ट्राइक रेट कितना स्लो है, बाबर आजम क्यों स्ट्राइक रेट को बेहतर नहीं करते हैं, मगर बाबर आजम ने भी कल एक रिकॉर्ड बनाया और वो रिकॉर्ड ये है दैट ही इज दी फर्स्ट बैटर हु हैज सरपास्ड पॉल स्टर्लिंग। पॉल स्टर्लिंग ने जो है वो 407 चौके मारे थे 136 इनिंग्स में, और बाबर ने उस लाइन को क्रॉस कर दिया 107 इनिंग्स में। सबसे ज्यादा चौके मारने वाले वो बैटर बन गए। सो बड़ा कंट्रास्ट है बहुत इस पूरी डिबेट में। बहुत मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन साथ साथ मेरा ख्याल सवेरा आप चलें बिल्कुल, वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। इस ये जो फैक्ट है इसके ऊपर हम बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। आज के लिए हम ये इजाजत दीजिए, जोर के जोड़ का वक्त खत्म हो गया। थर्सडे को फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मार्क योर कैलेंडर्स फॉर जोर का जोड़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।